हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम 18 जुलाई 2023 के हिंदू एडिटोरियल की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल है। एडिटोरियल जो हमारा सबसे पहला है वो है आई ऑन एमिरेट फ्लो। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको पता है अभी जो हमारे पीएम है वो कहाँ गए थे, आपके फ्रांस गए थे। और जब फ्रांस से रिटर्न हो रहे थे तो वहां पे वो यूएई ही गए थे, कुछ जो एमओयूज को है साइन करना था। अब वो एमओयूज क्या है, यहाँ पे एक एमओयू जो था वो रुपी धीरम सेटलमेंट को जो है वो क्या करना था, साइन करना था। तो इन्होंने साइन किए। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए ये कब किए, जुलाई 15 को इन्होंने जो है इस चीज को साइन किए, जिसमें हमारे इंडिया की तरफ से आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने क्या किया, एग्री किया इसके ऊपर, इस एग्रीमेंट के ऊपर। और जुलाई 15 को ये जो है फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश किया गया दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें क्या होगा, जो लोकल करेंसी है यानी कि इंडिया की करेंसी कौन सी है, रुपीज है, ठीक है, और जो आपकी यूएई की करेंसी है वो है दिरहम। तो इन दोनों में क्या होगा, जो भी ट्रेड वगैरह होंगे, जो भी आपके सेटलमेंट वगैरह होंगे, वो सारे क्या होंगे, इन्हीं से होंगे, जिससे कि इनके जो बायलैटरल रिलेशन है उनको क्या हो, प्रमोशन जो है वो अच्छी तरह से हो। और साथ ही साथ जो हम अदर कंट्रीज के जो सेटलमेंट के लिए अदर कंट्रीज के जो डॉलर वगैरह इन पे डिपेंडेबल रहते थे, उनकी डिपेंडेंसी क्या होगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म होगी। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए इन्होंने क्या किया, रुपीज धीरम सेटलमेंट को स्टैब्लिश किया है, यानी कि परमिट दिया है दोनों ने, जिसके कारण से जो यहाँ की इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव होंगे, वो बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट हो वो क्या होंगे, आपके इंक्रीज होंगे। और साथ ही साथ जो भी कुछ जो अलग से ट्रांजेक्शन होते हैं, जो कि परमिटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, जिससे जो कैपिटल अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन है वो रुपीज और धीरम में क्या हो सके, सेटलमेंट हो सके। इसी चीज को लेके इन्होंने क्या किया है, लोकल करेंसी सेटलमेंट जो है यहाँ पे लाया है। अब लोकल करेंसी सेटलमेंट तो आपको समझ में आ गया। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इस चीज की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, सबसे पहले तो दोनों के बायलैटरल रिलेशन जो है, बायलैटरल रिलेशन क्या होंगे, इंक्रीज होगा। डिपेंडेंसी जो है अदर करेंसी पे वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और दोनों के बीच में ट्रेड की जो फैसिलिटेशन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। अगर आपको याद हो तो यूएई ने क्या साइन किया था, आपके CEPA यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जो है लास्ट ईयर जो है साइन किया था मई 2022 में, जिससे कि दोनों के जो बायलैटरल जो ट्रेड है उसको इंक्रीज करने की बात की गई थी और $100 बिलियन तक पहुंचाने की बात की गई थी। और जिसके लिए यहाँ पे एक करेंसी की जरूरत पड़ेगी, और वो करेंसी जो है अगर इनका ट्रेड जो है आपका लोकल करेंसी में हो तो इनको जो डिपेंडेंसी अदर करेंसी पे वो पे उस पे नहीं होना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये और किन चीजों में हेल्प करेगा, ये आपके हेल्प करेगा जिस तरह की क्राइसिस वगैरह आ जाती है, जैसे वॉर की क्राइसिस आ जाती है, फ्लड वगैरह की क्राइसिस आ जाती है, जिसके कारण से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाता है, या फिर जैसे श्रीलंका की हालत आप देख रहे हो किस तरह से जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गया। तो इस ऐसे सिचुएशन को भी हैंडल करने में ये एक अहम रोल जो है निभा सकता है। अगर हम बात करें, अब ये तो थी आपके लोकल करेंसी के सेटलमेंट की बेनिफिट। अगर हम बात करें और किस चीज की, अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया कहीं ना कहीं अपनी रुपीस को क्या करना चाहता है, इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना चाहता है, जिस तरह की डॉलर पहुंची हुई है। और अभी धीरे धीरे आपकी चाइना भी कम से कम 60 to 70% प्रोग्रेस जो है कर चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया भी क्या चाहता है, अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज क्या किया जाए। ठीक है, और इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, अलग अलग देशों के साथ बायलैटरल रिलेशन में ही आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एंगेज करना पड़ेगा। और अगर आप इस बायलैटरल रिलेशन से एंगेज करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो इंटरनेशनलाइज करना है आपके रुपीस को, तो उसमें भी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे दो बेनिफिट की और बात की गई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या बताया गया है,
जब यूएई और इंडिया रुपीज में ही आपके ट्रेड करेंगे तो इसका मतलब जो ट्रेड है कहीं ना कहीं वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दोनों ही तरफ से ट्रेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। हम क्योंकि दूसरे करेंसी पे डिपेंडेबल नहीं है, हमारे पास जितना पैसा है उनके पास उतना पैसा है, हम क्या करेंगे उससे ट्रेड एक्सचेंज करेंगे, जिससे कि हमारी जो अगर ट्रेड एक्सचेंज होगी तो उससे ट्रेड और भी ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा, ये नहीं कि कम होगा। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि डॉलर हमारे पास कम है तो आज क्या कर लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए आज डॉलर आपके $5 है, ठीक है, और कल जो हो गया आपके $3 है। $5 में जितना सामान आ रहा था क्या $3 होने पर उतना आएगा? आप कहेंगे नहीं यार, हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हमारे पास ₹5 हैं और कल आज ₹5 तो ₹5 के हिसाब से खत्म खर्च किए, लेकिन कल अगर ₹3 होंगे तो हम क्या करेंगे, ₹3 के हिसाब से जो है उसको खर्च करेंगे। तो इसी चीज पे डिपेंडेंसी रहती है कि ट्रेड की भी। तो हम ट्रेड क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर हम रुपी और दिरहम की ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे ट्रेड जो है और ज्यादा इंक्रीज होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या बताइए कि इंडिया यूएई की और अगर इस तरह की रुपीज और दिरहम की ट्रांजेक्शन होगी तो इसका फायदा कहीं ना कहीं वेस्ट कंट्रीज को मिलेगा, जो कि रसिया के ऊपर जिस तरह की सैंक्शन लगा रखे। देखिए कैसे, अगर रसिया जो है वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा, कोई भी चीज करेगा। सपोज कीजिए रसिया ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया इंडिया को ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, ऑयल किया, और इंडिया ने क्या किया, उस चीज को वेस्ट की कंट्री तक पहुंचाना है। वो वेस्ट की कंट्री किससे लिंक है, आपके यूएई से लिंक है। यूएई और इंडिया की जो है वो क्या करेंगे, आपस में ऑयल का ट्रेड जो है वो करेंगे अपनी करेंसी में। और जब अपनी करेंसी में करेगा, अब यूएई अगर वेस्ट को बेचना चाहेगा तो किसके थ्रू बेचना चाहेगा, डॉलर के थ्रू, तो डॉलर के थ्रू भी बेच सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे एक बेनिफिट मिलेगा ये दोनों ही कंट्रीज को कि जो सैंक्शंस वगैरह लगते हैं उनको क्या किया जाए, एक बायलैटरल रिलेशन के साथ इनको भी इस जो ट्रांजेक्शन है इसके साथ जोड़ा जाए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो रिस्क को, जो इसमें आगे ध्यान रखने वाली बात है, क्या रखेंगे, रिस्क को सबसे पहले ध्यान रखना है कि रिस्क जो है ज्यादा ना बढ़ जाए या ज्यादा ना हो जाए, इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है उसी हिसाब से करना पड़ेगा कि किस तरह से हमारी सेटलमेंट जो है वो हो सके। और एक चीज भी है इसमें, एक सेटलमेंट की और बात की गई है, मैसेजिंग सेटलमेंट की, ठीक है, यानी कि दोनों ही कंट्री क्या करेगी, मैसेज वगैरह जो है वो भी क्या करेंगे, इंटरलिंक होंगे। यानी कि जिस तरह की एक्सचेंज होगी उससे आपकी जो मैसेज सर्विस है, पेमेंट मैसेज सिस्टम है, वो भी क्या होंगे, दोनों की इंटरलिंक होंगे, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना होगा कि आपके जो डाटा है उसको भी कहीं ना कहीं ब्रीच ना हो, इस चीज का भी ध्यान जो है प्रॉपर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये था इसका क्रक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात है अ बिल दैट फेंस इन राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या है यहाँ पे, इस कॉन्टेक्स्ट को पूरा समझिए। देखिए यूनियन अगर कैबिनेट की बात की जाए, उन्होंने आपके डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को क्या किया है, पेश करने की बात की है। कब, जुलाई 20 से लेके अगस्त 11 जो, यानी कि जो आपका मॉनसून सेशन है जिसपे चलेगा, उसमें क्या किया है, बात की गई है कि आपके जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसको कहीं ना कहीं लाया जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए डाटा प्रोटेक्शन बिल की, तो इन्होंने दिसंबर के 2022 में क्या किया था, लोगों के सामने रख दिया था। लेकिन कुछ फ्रेमवर्क जो है इसमें अगर चेंज होती है तो ये क्या करेगा, हमारे डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। इस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है। तो क्या बात की जा रही है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस जो बात किए जा रहे हैं, जो फ्रेमवर्क नहीं हुआ है और पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया, अगर उनको चेंज किया जाएगा तो हमारी डेमोक्रेसी को क्या होगा, थोड़ी सी झटका जो है वो लगेगा। अब वो क्या डेमोक्रेसी को चेंजेस किया जाएगा उसके बारे में बताया गया कि किस तरह से चेंजेस जो है हमारे जो डेमोक्रेसी के लिए रिग्रेशन का काम करेगा। अगर हम बात करें डाटा प्रोटेक्शन के बिल की, तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिया की सिटीजन्स है उनको राइट टू इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कि 2005 में लाया गया था। किसके द्वारा, जो प्रोटेक्शन किया गया था 2004 में, जो किसान मजदूर सभा के द्वारा, उन किसान शक्ति संगठन के द्वारा जो कि किया गया था राजस्थान में, उसके बिहाफ पे क्या किया गया 2005 में, इसके ऊपर बहुत सारे विचार विमर्श चले, बहुत सारी बातचीत चले, उसके बाद जाके आरटीआई एक्ट को क्या किया गया था, लाया गया था। लेकिन अब ये आरटीआई एक्ट में अगर कुछ चेंजेस किया जाए तो हमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन नहीं पता लगेगा। कैसे, अगर हम बात करें, जो भी आपके पावर है, जो भी आपकी वैल्यूज है, जो कि आपकी चीजें हैं, अगर आपको उसको पता लगाना है तो आप क्या करते हो, आप आरटीआई की हेल्प लेते हो। यानी कि कोई भी अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, कितना एक्सपेंडिचर किया, किसके ऊपर किया, कितना किया, तो ये क्या है, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन है कि पब्लिक के डोमेन के सामने रखो और पार्लियामेंट के सामने रखो। ये जो है हमारे जो लीडर्स वगैरह हैं उनके लिए
इंपॉर्टेंट है कि वो सारी चीजों को लोगों के सामने जो है रखे, जिससे कि लोग इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं हो। 10 अलग अलग कैटेगरी बनाए गए इंफॉर्मेशन के लिए, जिसमें एग्जम्पशन दिया गया है। क्या आरटीआई एक्ट में भी कुछ एग्जम्पशन है जो कि 10 कैटेगरी में जो है दिया गया है। ठीक है, और कुछ जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात हो या फिर हमारे जो सॉवरेंटी की बात हो, तो उसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये बात भी ठीक है कि सारी इंफॉर्मेशन, अगर आपके बॉर्डर पे मान लीजिए सपोज कीजिए बॉर्डर पे कोई लड़ाई हो रही है, कोई सैनिक खड़े, 5 सैनिक खड़े, आप इसका थोड़ी ना इंफॉर्मेशन वहां पे दोगे। इंफॉर्मेशन तो उन चीजों का दोगे ना जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंस है, जो पब्लिक के लिए जरूरी है। ये थोड़ी ना जरूरी है कि आप इंफॉर्मेशन वहां की पहुंचा रहे हो और पता चला दुश्मन देश आके अटैक भी करके चला गया। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है नहीं दिया जाना चाहिए। तो इनके ऊपर क्या किया गया, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, कुछ एग्जाम्पशन दिया गया कि इन चीजों पे जो है हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसे 10 चीजों के बारे में जो है 10 कैटेगरी जो है इंफॉर्मेशन की, उसमें बांटा गया है। अगर हम सबसे पहले बात करें, यहां पे जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो सेक्शन 8A81 क्लॉज 1 को, जिसमें 10 सेक्शन है ए से लेके जे तक। ठीक है, इसमें बताया गया है किस तरह से जो है इस एग्जाम्पशन का मिसयूज किया जा रहा है। अगर हम बात करें, इसमें प्राइवेसी की बात की गई है। क्या मतलब प्राइवेसी का मतलब है एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी क्या होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी जो है वो क्या होनी चाहिए, कि क्या वो पर्सनल डाटा जो है वो अपना शेयर करना चाहिए। तो ये भी एक क्या करता है, कंसर्न की बात जो है बनती है। अगर बात की जाए एक पर्सन की, क्या वो अपनी सारी डिटेल, जैसे बैंक अकाउंट, बैंक की तरफ से फोन आता है, क्या सारी डिटेल उनको देना जरूरी है? नहीं जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी एक डाटा प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है। अगर हर इंसान अपनी प्रोटेक्शन के हिसाब से, अगर अपनी प्रोविजन के हिसाब से सारे डाटा को दे दे, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, उसकी पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन की जो होगी वो नुकसान होगी। यानी जो आप डाटा प्रोटेक्शन बिल ला रहे हो वो कहीं ना कहीं नुकसान होगी। तो यहाँ पे इस चीज की बात की जा रही है कि जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर है, उनके सामने जो है जरूरी है, जो पब्लिक डोमेन में रखने की जरूरी है, उनको कहीं ना कहीं आपको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए, एग्जाम्पशन किन चीजों में दिया गया, पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ। यानी कि अगर कोई चीज प्राइवेसी है तो उसको नहीं बताया जा सकता। इसीलिए जो गवर्नमेंट है बार बार क्या कहती है, जो हमारी जो सिक्योरिटी है, सॉवरेंटी की बात है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन जो है नहीं प्रोवाइड करते। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है जो लोगों के सामने आई है, बहुत सारे ऐसे जो आरटीआई एक्ट में मांगा गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको ये बता के कि ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है तो इसको हम लोग दे नहीं सकते। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या करता है, जो लूप होल्स वगैरह बने हुए हैं उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन टूल्स का इस्तेमाल करती है, और उन टूल्स के इस्तेमाल से वो क्या करती है, अपने आप को सेफगार्ड करने चाहती है कि वो जो है प्रोटेक्शन जो है उनसे मिल सके। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताया गया है। देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका कोई मायने नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना किया जाता है, और वो कहीं ना कहीं एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम नहीं दे सकते। इसका इस्तेमाल करते हुए वो क्या करते हैं, एक अच्छा टूल बना लिए हैं जिसका इस्तेमाल करके हुए वो क्या करते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एनुअल, जैसे कि कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई गई है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के द्वारा, पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा क्या बताया गया है कि उन्होंने रिफ्यूज किया है कि टोटल नंबर ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट को, जो कि आईएएस ऑफिसर में पेंडिंग है, ठीक है, 1 साल से 2 साल से या 3 साल से 4 साल से जो पेंडिंग है, उनको इन्फॉर्मेशन देने से उन्होंने साफ मना कर दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ एग्जाम्पशन इनको अंडर सेक्शन 81J में रिक्वेस्ट की गई है कि डिटेल ऑफ द लेजिस्लेशन असेंबली फंड डिनाइड टू सेइंग, यानी कि जितने भी फंड दिए जाते हैं उस चीज की बात की जाती है तो उसको भी मना कर दिया गया है। जो प्राइम मिनिस्टर के जो फंड्स वगैरह है, उनकी जो बेनिफिशरीज है, ठीक है, जो डिटेल बेनिफिशरीज है, वो कहीं ना कहीं उनको भी डिनाइड कर दिया गया है। तो बोगस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कोस्ट एम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस आर्बिट्री करप्शन, इस तरह की जो चीजें हैं इनको कहीं ना कहीं आपको क्या किया गया है, मना जो है कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो क्या तरीका होना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि कौन कौन से प्रोविजन जो है आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, कौन कौन से प्रोविजन जो है आपके नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, तो उसको कहीं ना कहीं आपको रोकना होगा। ये नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन को रोकना होगा, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से, एक बेटर वे से आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप सपोज कीजिए कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है प्लस उसमें डाटा भी है, तो आप क्या कीजिए, डाटा वाले पार्ट को क्या कीजिए, आप लोगों के सामने रखिए, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्या कीजिए, नेग्लेक्ट करने की बात कीजिए। यानी कि जिस तरह की जो, जैसे आपसे मांगा जा रहा है कि आपकी पूरी डिटेल जो बताइए कि आप कितना जो फंड है आप लेते हैं,
ठीक है। तो उस चीज के बाद अगर बात की जाए तो वहां पे क्या करना चाहिए, फंड की जो है अमाउंट जो है कुछ हद तक जो है बताया दिया जाना चाहिए। इस तरह से जो है कुछ आप प्रोविजन ला सकते हो जिससे कि आप लोगों को भी ना मना करो और साथ ही साथ आपका काम भी बन जाए। यानी कि एक मिडिल अप्रोच हमें क्या करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। अगर ये अमेंडमेंट कहीं ना कहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। अभी तक तो लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर ये अमेंडमेंट होता है तो इस तरह के अमेंडमेंट क्या करेगा, पूरी तरह से लीगली डिनाइड कर देगा कि आप भैया हम जो है ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लीगल तरीके से हम नहीं दे सकते। और ये कहीं ना कहीं पब्लिक को पूरी तरह से मना करने की बात है। और पब्लिक को जब आप मना करने की बात है तो यहाँ पे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसकी जो रिलीवेंसी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की रिलीवेंसी है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह की टूल्स से हमें क्या करना चाहिए, एक बेटर तरीका ढूंढना चाहिए कि इस तरह की टूल्स को किस तरह से रोका जाए और हमें पॉलिसीज को सही तरीके से किस तरह से इंप्लीमेंट करने चाहिए ताकि लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द रिस्क ऑफ स्मॉल स्टेट हैवली रिलायंस ऑन यूनियन गवर्नमेंट। देखिए क्या है, स्टेट जो है आपको पता है दोस्तों, यहाँ जो बात की जा रही है यहाँ पे बताया जा रहा है आपके फिजिकल सिचुएशन की, यानी कि जो छोटे स्टेट है उनका क्या है फिजिकल सिचुएशन। देखिए अगर हम बात करें तो इंडिया में जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, जो आपके जीएसटी लाने के बाद कि आपको 40% का जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है किया जाएगा। अब वहां पे 41% का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब 41% का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उसके बिहाफ पे देखा जाए तो कुछ स्टेट को तो बेनिफिट मिलती है, लेकिन जो बहुत छोटे स्टेट रह जाते हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिल पाती है। अगर यहाँ पे बात की जाए ये जो फिजिकल पोजीशन है वो कहीं ना कहीं छोटे स्टेट की क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि इनकी जो है जरूरतें जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन अगर जो बात करें हम छोटे स्टेट की, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है इसके बारे में यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए अगर हम टोटल रेवेन्यू की रिसिप्ट की बात करें, टोटल रेवेन्यू कहां से आते हैं आपके, एक तो टैक्स से आ सकता है और एक आपके नॉन टैक्स से आ सकता है। ठीक है, नॉन टैक्स, और दूसरा आपका आ सकता है गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूल बना रखा है कि 41% जो है हर एक स्टेट्स को जो है इक्वली बांट बूंट के दिया जाएगा। ठीक है, 41% का शेयर जो है वो स्टेट्स को दिया जाएगा उनके साइज के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स की और नॉन टैक्स की बात की जाए तो टैक्स के मामले में जो है बड़े स्टेट है जो जिनके पास अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी फैसिलिटीज है, वो कहीं ना कहीं कमा लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है नॉन टैक्स वालों की। ठीक है, जो प्रॉब्लम हो जाती है छोटे से स्टेट्स वालों की, वो क्या होते हैं, इतने टैक्स अमाउंट नहीं मिल पाते हैं तो वो ज्यादातर डिपेंड किस पे रहते हैं, नॉन टैक्स अमाउंट पे। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं, टैक्स रेवेन्यू किसे कहते हैं, टैक्स रेवेन्यू कहते हैं जिसमें आप अगर मान लो कोई प्रोफेशन होगी या आपको प्रॉपर्टी हो गया, कमोडिटीज हो गया, सेल वगैरह कर रहे हो तो उनसे अगर जो बेनिफिट होता है वो आपका क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू। यानी कि खुद की जो टैक्स जो है आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो, यानी कि स्टेट के अंदर कलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप लिकर भी सेल क्यों ना करो तो वो भी आपके टैक्स में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट की स्टैंप्स वगैरह बेचते हो या फिर आप गवर्नमेंट डिविडेंड वगैरह लेके आते हो, ठीक है, तो इस तरह की जो है वो क्या होती है, आपके डिविडेंड हो गए या फिर आपकी सर्विसेज होगी या प्रॉफिट होगी, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। और देखा जाए तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के वजह से कुछ स्टेट जो है ठीक कर पा रहे हैं, क्योंकि जो छोटे स्टेट है वो कर पा रहे हैं। बड़े स्टेट तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है तो वो अच्छी तरह से सब कुछ मेंटेन कर पा रहे, लेकिन छोटे स्टेट्स को इनको दो ही चीज पे डिपेंड होना पड़ता है, एक तो सेंटर पे, यानी कि सेंटर पे इनकी डिपेंडेंसी जो है यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यहाँ पे नॉन टैक्स की बात करें और नॉन टैक्स के ऊपर भी इनकी डिपेंडेंसी जो बढ़ जाती है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू आना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ता है, नॉन टैक्स और सेंटर की पूल पे। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो रही है, ज्यादा कहीं ना कहीं रिलाई हो रही है, जिससे कि इनकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। ये अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि अगर जीएसडीपी की बात करें तो इनका एक अहम रोल जो निभाता है वो कौन निभाता है, सेंटर की पूल से जो भी अमाउंट जो है वो आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेंटर कितना इनको प्रोवाइड करता है, सेंटर अलग अलग तरीके से इनको प्रोवाइड करता है, ग्रांट के थ्रू प्रोवाइड करता है, जो शेयर के थ्रू प्रोवाइड करता है, या फिर आपके जो छोटे छोटे
जो कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह होते हैं या इनकम टैक्स वगैरह होते हैं, इनको क्या करते हैं, इनके थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट, जो स्टेट्स है उनको प्रोवाइड कराती है फंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात की जाए, 3 स्टेट जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है वो है मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा। यहाँ की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है और इनको फिजिकल ऑपरेट करने में भी थोड़ी सी लिमिटेड जो है तरीका अपनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो डिपेंडेंसी है, ज्यादातर डिपेंडेंसी किस पे है, आपके सेंटर के ऊपर। अगर यहाँ पे बात की जाए, सेंटर कहीं ना कहीं 60% इनको अभी भी हेल्प कर रहा है ताकि ये अपनी फिजिकल जो सिचुएशन है उसको क्या कर सके, ठीक कर सके। ठीक है, सिर्फ गोवा को छोड़ के, गोवा की अगर बात करें तो वहां पे आप देख सकते हैं ये चार्ट में कि गोवा की परसेंटेज जो है कितनी बढ़ रही है। ठीक है, और बाकी स्टेट्स की जो है 60% से अबव ही जा रही है। हिमाचल प्रदेश की देख सकते हैं आप, त्रिपुरा की देख सकते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से जो है बताया गया है, अरुणाचल प्रदेश की। तो ये अलग अलग क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं इनको जो है डिपेंडेंसी किस पे होनी पड़ रही है, ज्यादातर डिपेंडेंसी इनको सेंटर पे होनी पड़ रही है। ठीक है, क्यों? सेंटर क्या करता है, देखिए कुछ तो बॉर्डरिंग कंट्रीज है। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्रीज और ज्यादा है क्या हो जाते हैं, वल्नरेबिलिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए जो सेंटर से पूल से पैसा आता है वो क्या होती है, इन बॉर्डरिंग कंट्रीज की हेल्प करने के लिए आता है। ये इनके जो डेवलपमेंट है उनके लिए नहीं आता है। अगर सेंटर से कोई पैसा आता है तो कौन सा पैसा आता है, 41% जो आता है इनके डेवलपमेंट के लिए आता है। या फिर सेंटर अगर कोई अलोकेशन करती है कि यहाँ पे ये डेवलपमेंट करनी चाहिए तभी ये कर पाते, लेकिन जो निचले स्तर है उनको तक नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सेंटर के पास इतनी रेवेन्यू ही नहीं है। अगर हम वहीं पे बात करें बिहार जैसे स्टेट्स की, जहां पे बिल्कुल ड्राई स्टेट्स है, ठीक है, जिसको ड्राई स्टेट्स भी कहा जाता है, तो वहां पे क्या होती है, बिहार हो गए और भी जो स्टेट्स हो गए, वहां पे क्या होती है, ड्राई स्टेट है और वहां की रेवेन्यू जो है डिपेंडेंसी ज्यादातर उन पे डिपेंड रहती है, लेकिन वहां से रेवेन्यू जो है आ नहीं पा रही। और जब रेवेन्यू नहीं आ पाएगी तो क्या होगा, और ज्यादा इनको प्रॉब्लम फेस जो है करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वही चीज की बात की जा रही है कि जो रिसोर्सेज है उसको किस तरह से यूज करना चाहिए, किस तरह से जो है इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इनकी जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा अच्छी तरह से हो सके। जो ज्यादा स्टेट्स है, जैसे कि जो ज्यादा छोटे स्टेट्स है, जैसे मणिपुर हो गए, त्रिपुरा हो गए, नागालैंड हो गए, ये हमेशा ही अपनी स्ट्रगल करते रहते हैं अपने ही किस चीज के लिए, जो टैक्स रेवेन्यू के चक्कर में। ठीक है, यानी कि जो खुद के जो टैक्स रेवेन्यू है उनमें जो, और जो जीएसडीपी की जो रेशियो है उनमें काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी बहुत ही लो क्वालिटी की होती है, यानी पुअर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज बताया जा रहा है कि स्टेट जो है ज्यादातर रिलाई कर रही है किस पे, यूनियन गवर्नमेंट की। ठीक है, जिससे कि वो पॉलिटिकल गुडविल जो है वो पा सके, और साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर है क्या कर रहा है, जैसे अगर रिलाई कर जा रहा है तो क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए सेंटर ने क्या किया, अपनी एक्सपेंडिचर को यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कम कर दिया, तो एडवर्स इफेक्ट किस पे पड़ता है, ज्यादातर इफेक्ट जो है आपके छोटे स्टेट पे पड़ता है, क्योंकि बड़े स्टेट तो संभल जाते हैं लेकिन छोटे स्टेट जो है नहीं संभल पाते, क्योंकि वो पूरी तरह से ही डिपेंडेबल है आपके सेंटर पे। क्योंकि यहाँ पे अगर छोटे स्टेट की बात की जाए तो ज्यादातर डिपेंडेबल है सेंटर के ऊपर, क्योंकि उनको जो है इनकम जो है सेंटर के थ्रू ही मिलता है। अगर सेंटर ने ही देने से थोड़ा सा इनकार कर दिया तो कहीं ना कहीं इनको भी इफेक्ट जो है बहुत बुरा झेलना पड़ेगा। और क्या बात की जा रही है, और बात की जा रही है इनको कहीं ना कहीं अपने तौर तरीके पे काम करना चाहिए। इनको तौर तरीके पे किस तरह की, जैसे इनको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की, स्टेट्स की जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहीं ना कहीं इंप्रूव करना चाहिए, इनके रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना चाहिए, जिससे कि इनकी जो बजट, अगर बजट की बात की जाए, सिर्फ बजट टैक्स को छोड़ के बाकी सारे टैक्स में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बाकी सारे टैक्स है उसको कहीं ना कहीं एक रेशनलाइज तरीके से सेंट्रल स्टेट में क्या होना चाहिए, बांटना चाहिए, जिससे कि इनकी जो स्टेट्स की रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो और स्टेट्स भी और आगे ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस। आई होप कि आपको आज का एनालिसिस जो है अच्छा लगा होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।